अब आगे चलते हैं, हम लोग इंडक्टर अपने सर्किट में इंडक्टर जोड़कर उसके बारे में एनालाइज किए, समझे। अब कैपेसिटर की बारी। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में अगर एसी वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, फिगर 7.8, ये 7.8 जो फिगर है, शोज एन एसी सोर्स ई जनरेटिंग एसी वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर ओनली अ प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट। यहाँ कह रहा है कि फिगर 7.8 में ईएमएफ एक जनरेट हो रहा है, ये एसी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, और वो वोल्टेज कुछ इस तरीके से है, ये सब हम जानते हैं। और इस कैपेसिटर सिर्फ कैपेसिटर से जोड़ा गया है, और सिर्फ कैपेसिटर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसे प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट भी कह सकते हैं। व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स इन अ डीसी सर्किट, करंट विल फ्लो फॉर द शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर। यहाँ बोल रहा है कि जब कैपेसिटर को, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स इन अ डीसी सर्किट, डीसी सर्किट में जब कैपेसिटर ज्वाइंट करते हैं, कनेक्ट करते हैं मतलब डीसी वोल्टेज से, तो करंट कुछ ही समय के लिए करंट फ्लो करता है। और ये इसलिए होता है कि कैपेसिटर को चार्ज करें, कैपेसिटर को चार्ज करने के कारण करने की वजह से करंट थोड़ा सा फ्लो होता है, फिर चार्ज हो जाता है, फिर करंट फ्लो करना बंद कर देता है। एज चार्ज एक्यूमुलेट्स ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, द वोल्टेज अक्रॉस देम इंक्रीजेज ओपोजिंग द करंट। तो जैसे ही चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है प्लेट पे, तो वोल्टेज अक्रॉस देम, जो इसे यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो ये जो करंट आ रहा है, जितना इसमें था वोल्टेज उतना ही, जैसे ये मान लेते हैं डीसी है तो जितना इसमें वोल्टेज उतना इसमें भी आता है, और जब करंट आता है तो उसे उसी को उतना ही ताकत से अपोज करता है, क्योंकि दोनों में ईएमएफ सेम हो जाता है, तो इसलिए करंट जीरो हो जाता है। तो वही बोल रहा है, एज द चार्ज एक्यूमुलेट ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स द वोल्टेज अक्रॉस देम इंक्रीजेज, वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट को अपोज करता है। दैट इज अ कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट विल लिमिट और अपोज द करंट एज इट चार्जेज। तो इस तरह से कैपेसिटर डीसी सर्किट में करंट को लिमिट करता है, ओपोज करता है, जैसे ही वो चार्ज हो जाता है। व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज द करंट इन द सर्किट फॉल्स टू जीरो। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट सर्किट में जीरो हो जाता है। व्हेन द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एज इन फिगर 7.8, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया, जब कैपेसिटर को एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, इट लिमिट्स और रेगुलेट्स द करंट। ये करंट को लिमिट करता है और फिर चलाता भी है। ये लिमिट करता है, कुछ रोकता भी है और कुछ चलाता है, कुछ लिमिट करके कुछ करंट को आने देता है, पूरा रेजिस्ट नहीं, जीरो नहीं कर देता है। बट डज नॉट कम्प्लीटली प्रिवेंट द फ्लो ऑफ चार्ज, वही बोल रहा है। द कैपेसिटर इज अल्टरनेटली चार्ज एंड डिस्चार्ज एज द करेंट रिवर्सेस ईच हाफ साइकिल। तो कैपेसिटर जो है ना, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, अल्टरनेटली चार्ज एंड डिस्चार्ज, एक बार चार्ज फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, क्योंकि ये हर बार पोलैरिटी चेंज कर दे रहा है। तो अगर इधर प्लस है तो यहाँ प्लस एक्यूमुलेट करेगा, फिर जस्ट थोड़ी देर बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस जो था वो माइनस होगा। तो चार्ज डिस्चार्ज अल्टरनेटिवली होता रहता है, और करंट हर बार रिवर्स होता रहता है, ईच हाफ साइकिल, वो तो होता ही रहता है क्योंकि ऐसी है। तो लेट क्यू बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी। मान लेते हैं कि किसी समय में यहाँ पे चार्ज क्यू एक्यूमुलेट हुआ है। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी अक्रॉस द कैपेसिटर इज, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, उस समय का वोल्टेज हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये ईएमएफ है। तो मान लेते हैं किसी समय पे इसमें पॉजिटिव क्यू यहाँ एक्यूमुलेट हुआ है, तो वोल्टेज कितना यहाँ हुआ होगा, V बराबर Q/C, ठीक है। और ये V ये ईएमएफ के बराबर ही है, जो V इसका वोल्टेज है उतना ही इसका भी वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल में तो वोल्टेज इक्वल ही होता है। तो जितना इसका वोल्टेज उतना इसका वोल्टेज होगा, और Q/C होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं C बराबर Q/V कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। From the Kirchhoff's loop rule, the voltage across the source and the capacitor are equals। तो किरचॉफ्स लूप रूल से तो हम जानते हैं कि टोटल पोटेंशियल जीरो होता है। तो वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स में जो वोल्टेज है
और कैपेसिटर में जो है वो दोनों इक्वल होगा। तो V के जगह पे हम यहाँ पे Vm साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं बाई Q बाई C। टू फाइंड द करेंट वी यूज़ द रिलेशन I बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो हमें वोल्टेज का तो हम लोग जानते हैं, इक्वेशन यहाँ पे वोल्टेज क्या है Vm साइन ओमेगा टी। करंट मुझे चाहिए और दोनों का फिर फेजर डायग्राम, यहाँ पे वोल्टेज तो जानते हैं बट करंट चाहिए, दोनों का फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ बोल रहा है टू फाइंड द करंट वी यूज़ द रिलेशन I बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो हम लोग जानते हैं करंट बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, और यहाँ पे Q का वैल्यू करंट बराबर डी क्यू बाई डी टी होता है, और Q का वैल्यू हम लोग जानते हैं ये Vm साइन ओमेगा टी और C आ जाएगा। तो ये पुट करके देखते हैं, Q बराबर Vm C साइन ओमेगा टी। I हमारा क्या है, वो इंस्टेंटेनियस करंट है ना, अलग अलग समय पे अलग अलग करंट होगा। Vm कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो ये कॉस ओमेगा टी ओमेगा होगा, है ना। चेन रूल के द्वारा हम इसे कर सकते हैं कि इसे हम कुछ इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं, Vm C साइन ओमेगा टी है और यहाँ टी है तो ओमेगा टी भी होना चाहिए। तो बाय चेन रूल हम यहाँ पे एक ओमेगा टी रखते हैं, और ओमेगा टी रखे हैं तो एक ओमेगा टी ऊपर भी रखना पड़ेगा, और इसे फिर डी टी के साथ। तो ये कट गया, जैसा था हमारा पहले वैसा ही आ गया। VMC इसे हम इंटीग्रेट करेंगे कॉस ओमेगा टी, और इसे करेंगे तो ओमेगा तो कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो डी टी कट जाएगा, तो बच गया ओमेगा। तो I बराबर VMC ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इस तरीके से यहाँ पे ओमेगा VMC ओमेगा कॉस ओमेगा टी आया है। यूजिंग द रिलेशन कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो कॉस ओमेगा टी रिलेशन को यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके कॉस ओमेगा टी को साइन के टर्म में लाना जरूरी है, क्योंकि हमारा वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी और करंट हमारा कॉस में आया तो उसे साइन के टर्म में लिख दिया है। ऐसा इसलिए किया कि ताकि हम लोग फेजर में यूज़ कर पाएँ अच्छे से, फेजर डायग्राम इसका इजीली बने, समझने में आए। तो यहाँ तक हम लोग करंट निकाले ओमेगा C Vm कॉस ओमेगा टी। अब कॉस को साइन के टर्म में लिखना है, तो कॉस को साइन के टर्म में कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा जो वोल्टेज रहेगा इस तरीके से Vm साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी में कुछ घटाकर या जोड़कर लिखना चाहिए, ठीक रहेगा, ताकि हम अच्छे से रिलेट कर पाएँ। यहाँ 90 में से कुछ घटा हुआ है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि तो इस किताब में ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिया है, तो वैसा ही हम भी करते हैं, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा बनाने में, समझाने में। है बात वो एक ही है, दोनों सेम ही रहेगा। इससे भी काम करेंगे, इससे भी काम करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। यहाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लिया है, इससे भी सॉल्व करेंगे। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस ओमेगा टी ही आएगा। तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पे हम लोग करंट के जगह पे, करंट का हमारा ये आया था, तो यहाँ पे इसे हम करंट का एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा Im और कॉस ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इस तरीके से हमारा करंट आया, और Im को हम लिख सकते हैं ओमेगा C Vm,
और इसे थोड़ा सा और लिखने पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1/ωc करंट बराबर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम किया, किसका रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का। तो इसे हम कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। तो और इसे हम XC से डिनोट करते हैं 1/ωc। तो ये है दिया हुआ। कंपेयरिंग इट टू IM बराबर VM/R, इससे कंपेयर करने पे पता चला कि ये R के एनालोगस है फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। वी फाइंड दैट 1/ωc प्लेज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्टेंस इसके एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज जनरेटेड बाय XC। So that the amplitude of the current is IM is equal to VM/XC. The dimension of capacitive reactance is same as that of resistance and its SI unit is ohm. तो वही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये भी रेजिस्टेंस है तो इसका भी SI यूनिट ओम ही रहेगा। The capacitive reactance limits the amplitude of the current in a purely capacitive circuit in the same way as the resistance limits the current in a purely resistive circuit। तो यहाँ देखिए ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है ड्यू टू कैपेसिटर, वो लिमिट करता है किसे, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। करंट का जो एम्पलीट्यूड था ना, जैसे कि मान लेते हैं किसी सर्किट में 5 ऐसे सर्किट में 5 एम्पियर प्लस से 0 फिर -5 एम्पियर तक जाता है। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या कर देगा, उसे कुछ कम कर देगा, लिमिट कर देगा, जैसे रेजिस्टेंस करंट को करता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, उसी तरीके से जैसे कि रेजिस्टेंस करता है। बट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड द कैपेसिटेंस। पर ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का और कैपेसिटेंस का। वहाँ पे ऐसा नहीं था। इंडक्टर में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फ्रीक्वेंसी का और इंडक्टेंस का, बट यहाँ पे इन्वर्सली है। इन्वर्सली इसलिए यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, इसका ओमेगा नीचे, ओमेगा को अगर तोड़ेंगे तो 2πf आएगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे 2πf रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंस, और C का भी इन्वर्सली है नीचे। A comparison of equation 7.16 with the equation of source voltage 7.1 जो हमारा वोल्टेज था वही, shows that the current is π/2 ahead of voltage। तो ये जो 7.1 इक्वेशन है, जो V बराबर VM sin ओमेगा t जो शुरू में दिया गया था वोल्टेज, उससे ये वाला वोल्टेज और 7.16 का ये जो अभी हम लोग निकाले हैं, ये वाला, ये है 7.16 का। तो इससे अगर कंपेयर करते हैं वोल्टेज और करंट का, तो सोच दैट द करंट इज π/2 अहेड ऑफ वोल्टेज। तो इसमें पता चलता है कि करंट जो है वोल्टेज से π/2 आगे है। देखिए यहाँ पे करंट का क्या है, करंट का ये है और वोल्टेज का ये है। तो वोल्टेज अगर ओमेगा टी फेज पे है तो करंट ओमेगा टी प्लस π/2 उससे 90 डिग्री आगे है। तो एड ऑफ वोल्टेज फिगर 7.9a shows the phasor diagram it at an instant t1। किसी समय t1 पे इस चीज़ को फेजर डायग्राम में शो किया गया है। तो यहाँ देखिए ये वोल्टेज यहाँ पे है ओमेगा t1 पे और करंट देखिए इसे 90 डिग्री आगे है। Here the current phasor I is π/2 ahead of the voltage phasor V as they rotate counterclockwise। counterclockwise घूमते हुए ये 90 डिग्री करंट आगे है वोल्टेज से। फिगर 7.9b जो ये जो फिगर है shows the variation of voltage and current with time। ये वोल्टेज और करंट का जो टाइम के साथ जो वेरिएशन है उसे शो कर रहा है। We see that the current reaches its maximum value earlier than the voltage by 1/4 of a period। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करंट मैक्सिमम वैल्यू रीच करता है पहले, वोल्टेज के पहले, कितना पहले, पीरियड, ये जो पूरा एक साइकिल पीरियड है, पीरियड के 1/4 पहले। जो देखिए यहाँ पे करंट टाइम अभी 0 है तो यहाँ पे करंट का कुछ वैल्यू है, ठीक है।
यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इस समय यहाँ पे कुछ समय है, यहाँ पे करंट कितना है, 0 है। यहाँ देखिए इस समय पे करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। अब वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, इसमें वोल्टेज 0 है और करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये एक कह सकते हैं साइकिल का 1/4 है। तो ये 1/4 जब ये करंट कंप्लीट किया तब वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ कह रहा है कि वी सी एट द करंट इज इन मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर देन द वोल्टेज बाय 1/4। द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द कैपेसिटर। अब फिर यहाँ पे कैपेसिटर में भी पावर को हम निकालेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर आई भी, आई का वैल्यू रखे आई एम कोस ओमेगा टी, यहाँ कोस ओमेगा टी ही था ना, उसे हम साइन के टर्म में लाए थे शुरुआत में, तो कोस ओमेगा टी था, ये आई एम ये आई एम और ये कोस ओमेगा टी, तो वही आई एम कोस ओमेगा टी और वी एम साइन ओमेगा टी। आई एम वी एम कॉन्स्टेंट एक साइड रखा, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, वही ट्रिग्नोमेट्री यूज किया, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो साइन 2 ओमेगा टी आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। सो एज इन द केस ऑफ एन इंडक्टर द एवरेज पावर इज, तो जैसे कि केस इंडक्टर में था तो यहाँ पे भी एवरेज पावर क्या हो जाएगा, तो एवरेज निकालेंगे, तो ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज करेंगे तो ये तो 0 आना ही है, तो ये 0 आ गया ओवर अ कंप्लीट साइकिल। फिगर 7.10 एक्सप्लेन्स इट इन डिटेल। तो ये सब हम लोग पीछे ये क्यों 0 होता है, ये सब चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री हम पिछले वीडियो में अच्छे से बताए हुए। ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो एक कंप्लीट साइकिल में यहाँ एवरेज पावर 0 हुआ। फिगर 7.10 जैसे इंडक्टर में इस फिगर के द्वारा समझाया गया, वैसे इसमें भी इस फिगर के द्वारा समझाया गया है कि क्यों 0 होता है कैपेसिटर में। Thus we see that in the case of an inductor the current lags the voltage by pi/2 and in the case of capacitor the current leads the voltage by pi/2। तो इस प्रकार हम लोग इंडक्टर के केस में देखे थे कि करंट वोल्टेज से pi/2 पीछे था और यहाँ कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से pi/2 आगे है, लीड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर तीनों का पढ़ लिए हैं सेपरेटली। अब कुछ क्वेश्चन है। अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ कैपेसिटर। Predict your observations for DC and AC connections. What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced? तो एक लैंप को कैपेसिटर के साथ जोड़ा गया है सीरीज में और अपना ऑब्जर्वेशन को बताना है जब कनेक्शन डीसी होगा और एसी होगा तो क्या होगा, देखने को क्या मिलेगा, और व्हाट हैपेंस इन ईच केस, और क्या क्या होगा जब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को कम करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक लैंप है, उसे अगर हम डीसी में जोड़ेंगे तो डीसी में क्या होगा, कैपेसिटर जब तक चार्ज हो रहा है इस तरीके से, ये बल्ब है और इस तरीके ये यहाँ पे कुछ बल्ब है ऐसे और ये कैपेसिटर है और इसे हम डीसी के साथ जोड़े हैं। तो जब तक चार्ज नहीं है, जब तक चार्ज ये हो रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब जलेगा। जब चार्ज हो जाएगा करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा और बल्ब जलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना वोल्टेज ये है उतना ही वोल्टेज ये चार्ज एक्यूमुलेट करके उतना ही वोल्टेज ये एक्वायर कर लेगा और वोल्टेज बराबर दोनों का रहेगा तो करंट आने नहीं देगा। ये पुश करेगा चार्ज को, बट ये उतना ही ताकत से इधर पुश करेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा और बल्ब जलना बंद हो जाएगा। बट यही अगर एसी होगा तो कैपेसिटर के केस में 1/ωc रिएक्टेंस, वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और करंट कुछ कम होगा बट फ्लो करेगा। तो और फ्लो करेगा, और इसमें क्या कि अगर हम कैपेसिटेंस बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है 1/ωc। कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस यहाँ पे कमेगा। यहाँ पे व्हाट हैपेंस इन इस केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ रिड्यूस, यहाँ कम किया जा रहा है। अच्छा, अगर कैपेसिटेंस कम करेंगे
तो रिएक्टेंस बढ़ेगा तो मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब करंट कमेगा तो बल्ब थोड़ा कम ब्राइट जलेगा। यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। When a DC source is connected to a capacitor, the capacitor gets charged and after charging no current flow in the circuit and the lamp will not glow। वही बात आगे चलते there will be no change even if C is reduced। और C अगर रिड्यूस इस DC केस में अगर C कम कर दिया जाए तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात कि कैपेसिटर फिर चार्ज हो जाएगा, फिर वही चीज़ बल्ब नहीं जलने देगा। विथ AC सोर्स द कैपेसिटर ऑफर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। जब AC सोर्स रहेगा तो कैपेसिटर कुछ रिएक्टेंस ऑफर करेगा 1/ωc और करंट कुछ फ्लो करेगा, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट तो रेजिस्टेंस थोड़ी ना। और कॉन्सिक्वेंटली द लैम्प विल शाइन, और इसकी वजह से लैम्प शाइन करेगा, जलेगा। रिड्यूसिंग C विल इंक्रीज रिएक्टेंस, C कम करने से रिएक्टेंस बढ़ेगा, और रिएक्टेंस बढ़ने से लैम्प करंट कमेगा, और करंट कमने से लैम्प लेस ब्राइट जलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि DC सोर्स में करंट क्यों जीरो हो जाता है, तो उस चीज़ यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए DC सोर्स में करंट का जीरो होने का मतलब कि हाईली रेजिस्टेंस हो गया होगा, तभी तो करंट जीरो हो गया। तो हाईली रेजिस्टेंस क्यों, मतलब ये रेजिस्टेंस बढ़ क्यों गया, इसलिए क्योंकि DC सोर्स में ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी तो जीरो होता है, और जब यहाँ ओमेगा को 2π/XC = 1/ω की जगह 2πfc रखेंगे, तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा तो ये जीरो, क्योंकि DC सोर्स में तो पोलैरिटी चेंज होता है नहीं, फ्रीक्वेंसी जीरो, तो फ्रीक्वेंसी जीरो तो ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो रेजिस्टेंस हो गया इनफाइनाइट, इसलिए उसमें जीरो हो जाता है, करंट फ्लो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 15 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। तो एक 15 माइक्रोफराड कैपेसिटेंस कितना है, 15 माइक्रोफराड 10⁻⁻6 फराड, और उसे कनेक्ट किया गया 220 वोल्ट से। तो ये 220 वोल्ट हमारा VRMS है, और फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब हमें XC चाहिए, एंड द करंट RMS करंट यहाँ लिखा हुआ है, एंड द करंट RMS एंड पीक दोनों चाहिए सर्किट में, RMS करंट IRMS और पीक करंट IM मैक्सिमम, ये चाहिए। इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, फ्रीक्वेंसी अगर डबल करते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस और क्या होगा और करंट क्या होगा, तो खैर पहले ये निकाल लेते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमसे पूछा है XC, तो यहाँ पे XC = 1/ωc लिखेंगे, और C हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, यहाँ पे ओमेगा की जगह पे 2πfc लिख सकते हैं, 2π/T, T ऊपर आ गया F, और F के जगह पे यहाँ पुट करेंगे 1/2 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 और C 15 × 10⁻⁻6। इस तरीके से आप यहाँ से कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल सकते हो कैलकुलेट करके, जैसे कि यहाँ पे किया है। तो आया कितना है 212 ओम, तो यहाँ पे 212 ओम लिख सकते हैं। आगे पूछा RMS करंट, RMS करंट क्या होता है, तो RMS करंट VRMS बाय रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये वैल्यू रखेंगे, VRMS 220 212 रखेंगे, IRMS निकल जाएगा, जैसा यहाँ पे 220/212 किया तो 1.04 एम्पियर आया है, तो करंट हमारा 1.04 एम्पियर आया है। आगे पूछा है पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो हम लोग जानते हैं IRMS बराबर होता है IM/√2, तो यहाँ से IM निकाल लेंगे IRMS से √2 मल्टीप्लाई करके। आगे बोला है यदि फ्रीक्वेंसी डबल कर दें, तो फ्रीक्वेंसी डबल करने से क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो फ्रीक्वेंसी डबल करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये बढ़ाओगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कमेगा, कितना कमेगा, ये डबल करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। जैसे कि इतना है, अगर यहाँ 2F लगा दो तो ये जो इतना था उसका 1/2 हो जाएगा,
कम जाएगा ना, एफ बढ़ने से ये पूरा का 1/2 हो गया है ना, पहले इतना था अब 1/2 हो गया। तो ये चीज़ें हैं। द करंट ऑसिलेट, यहाँ पे देखिए आई एम से एक डेटा पता चला है, आई एम कितना है 1.47 एम्पियर। तो करंट 1.47 प्लस में होगा, फिर माइनस 1.47 होगा, प्लस 1.47, फिर जीरो, फिर माइनस 1.47, फिर जीरो, फिर प्लस 1. मतलब बीच में भी डेटा रहेंगे, 1+1.47 और जीरो के बीच में भी रहेंगे। तो इस तरीके से वो ऑसिलेट करेंगे एंड इज अहेड ऑफ द वोल्टेज π/2, और π/2 वोल्टेज से π/2 आगे रहेगा, एज वी नो इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस करंट लीड्स द वोल्टेज। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, यदि फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो जाएगा एंड कंसिक्वेंटली द करंट इज डबल, और करंट हाफ, रिएक्टेंस हाफ होगा तो करंट डबल ही होगा। Next question, a light bulb and an open coil inductor are connected to an AC source through a key as shown in figure 7.11। तो एक बल्ब है और लाइट बल्ब, इसे हम कॉइल इंडक्टर के साथ ज्वाइन किए हैं और यहाँ पे सोर्स AC है और की है। आगे क्वेश्चन पूछता है द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज है and after some time an iron rod is inserted into the interior of the inductor। कुछ समय बाद इस इंडक्टर के अंदर एक रॉड डाला जाता है। the glow of the light bulb decrease unchanged as the iron rod is inserted। जैसे ही आयरन रोड इंसर्ट करेंगे तो लाइट, जो बल्ब का लाइट है जो ग्लो कर रहा है वो बढ़ेगा घटेगा या नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा। अपना आंसर बताइए, गिव योर आंसर विथ रीजन। एज द आयरन रोड इज इंसर्टेड, जैसे ही आयरन रोड हम इंसर्ट करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटाइजेज द आयरन, आयरन को मैग्नेटाइज करेगा, और जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग द आयरन इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, और इसकी वजह से जब आयरन मैग्नेटाइज होगा तो अंदर में, इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देगा, हेंस द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेज, और इस प्रकार कॉइल का इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। इंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से उसके अंदर का चेंज इन फ्लक्स भी बढ़ा है, और फ्लक्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है करंट का, और फ्लक्स को LI लिख सकते हैं। तो फ्लक्स बढ़ाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पहले कुछ था, रॉड डालने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया, तो L भी हमारा बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ बोल रहा है कि हेंस द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेज, कॉन्सिक्वेंटली द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेज, और इंडक्टिव रिएक्टेंस, कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट जब से L बढ़ेगा तो कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, XL ओमेगा L होता है, तो L बढ़ेगा तो रिएक्टेंस भी बढ़ेगा। As a result, a large fraction of the applied AC voltage appears across the inductor, और इस प्रकार मतलब रिएक्टेंस बढ़ा है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, तो जितना ये वोल्टेज दे रहा है सबका सब इसमें यूज होगा। ठीक है। As a result, large fraction of the applied AC voltage appears across the inductor, leaving less voltage across the bulb, और बल्ब को कम वोल्टेज देगा। Therefore, the glow of light bulb decreases, और इस प्रकार बल्ब का ग्लो डिक्रीज करेगा।